Good morning, everyone. Assalamu alaikum. Welcome from So today we will study about cashew nut. कैश्यू नट की फैमिली कौन सी है बताइए. फैमिली ऑफ कैश्यू नट. Sana Kadeshi. वेरी गुड. Anacardiaceae. Today we will study a very important plantation crop, that is cashew nut. Last time we have studied about areca nut and coconut. Today we will study about cashew nut. So cashew nut belong is Anacardium occidentale, given by Linnaeus, that is L. Dot. Anacardium, Anacardium, Anacardium. Occidentale, Occidentale, Occidentale. Same family of mango because it also contains anacardic acid. It is native to Brazil, southeastern Brazil, and it was introduced first in Malabar coast of India in 16th century to cover bare hills and for soil conservation. It gained commercial importance in 1920, and the African countries produce large amount of cashew, but they are not processed into consumable product because different difficulties in organizing the native labor. So India is what it did. It imports raw cashew nut which are processed and converted into cashew kernel and cashew shell liquid and re-exported to countries like USA, Canada, UK, Australia and Russia. Means अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ पे प्रॉपरली प्रोसेसिंग नहीं हो पाती इसकी. इसलिए क्या करता है इंडिया, जो क्या करता है वहाँ से इंपोर्ट कर लेता है जो रॉ कैश्यू होता है, नट अनप्रोसेस्ड होता है, फिर यहाँ से प्रोसेस करता है, फिर यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया को एक्सपोर्ट कर देता है. इंडिया में क्या 40% ही वर्ल्ड का प्रोडक्शन है कैश्यू का, बट 90% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ कैश्यू कर्नल. मतलब कि यहाँ से 90% एक्सपोर्ट करता है कैश्यू कर्नल का, क्योंकि ये दूसरी कंट्रियों से क्या करता है इंपोर्ट कर लेता है रॉ कैश्यू और फिर एक्सपोर्ट करता है, खुद का भी एक्सपोर्ट करता है. जो हम दूसरी कंट्रियों, जो अफ्रीकन कंट्रीज से लाता है रॉ कैश्यू, उसको भी कर्नल निकाल के उसको एक्सपोर्ट कर देता है. तो आपका जो एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम कैश्यू जो है कितना है, 2% ऑफ द टोटल फॉरेन अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस. मतलब कि एक्सपोर्ट इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है टोटल, उसका 2% जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, कौन, कैश्यू करता है. ठीक है. सो कैश्यू जो ग्रोइंग एरिया कहाँ कहाँ पे है, मेनली इट इज केरला, तमिलनाडु. ठीक है. ये साउथ इंडिया में इस एरिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको पसंद है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है. नाउ कमिंग टू द बॉटनी ऑफ द ट्री. It is a low spreading evergreen tree with a number of primary and secondary branches with a very prominent taproot and well developed and extensive network of lateral and sinker roots. Leaves कैसी होती हैं इसकी, are alternate, simple, glabrous, ovoid, round and pinnately veined. मतलब कि
इसकी लीव्स जो सिंपल होती है और ब्रांचेस में अल्टरनेटली अरेंज होती हैं। ठीक है, ग्लोबरस होती है, अपवेट शेप की होती है, मतलब थोड़ी सी अंडे की तरह शेप होता है, मतलब अपवेट का मतलब ओवल होता है, और साइड से मतलब कि पॉइंटेड नहीं होता है, राउंड होता है, जो टिप पोर्शन होता है। ठीक है, और पिनेटली वेंट है, तो वेंड हुआ, पिनेटली उससे वेंड होता है। पिन फ्लोरेसेंस होता है इसका, ये क्या है, पैनिकल पॉलीगे मोनोसियस। ठीक है, टाइप फ्लावर आर आइदर बाइसेक्सुअल और स्टेमिनेट, बट both occur intermixed in the same inflorescence. Then coming to the flowering, proportion of perfect flower varies from as low as 0.45 to 24.9% in different trees. मतलब परफेक्ट फ्लावर, जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, वो 0.5 से लेकर 25% तक पाया जाता है। तो जो इसके फ्लावर होते हैं, क्या है, वो थोड़े से बड़े होते हैं। जो परफेक्ट फ्लावर होते हैं ज्यादा बड़े होते हैं, किससे, स्टेमिनेट फ्लावर से होते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन जो फ्लाइज से होता है, बीज और एंड से होता है, और एज वेल एज विंड से भी होता है पॉलिनेशन। तो फ्लावर्स कितने हैं, 85% फ्लावर फर्टिलाइज होते हैं, जिससे कि 4 to 6% कहाँ पहुंचते हैं, मेच्योरिटी को पहुंचते हैं। रिमेनिंग क्या है, वो झड़ जाते हैं। मैंगो में कितने परसेंट फ्लावर सेट होते हैं, मैंगो में परफेक्ट फ्लावर में कितने परसेंट फ्लावर सेट होते हैं? याद है किसी को? मैंगो में हाउ मच फ्लावर इज सेट, परफेक्ट फ्लावर इज सेट आउट ऑफ 100? मैंगो में ओनली 1% होता है। ठीक है, जो परफेक्ट फ्लावर, टोटल फ्लावर, जो परफेक्ट फ्लावर होते हैं मैंगो में, उसमें सिर्फ 1% में क्या होता है, फ्रूट सेटिंग होती है। और वो भी मेच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते सारे फ्रूट्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। फिर आपका है द फ्लेशी पेडंकल, द कैशियो एप्पल इज जूसी एंड sweet when ripe. The apple varies in size, color, juice content, and taste. It is good source of vitamin C and sugar. The drupaceous, then greenish gray in color. The nut vary in size, shape, weight, and shelling percentage. तो आपने इसका बॉटनी डिस्क्रिप्शन देख लिया है। कैश्यू का पेड़ किसी ने देखा है, कैश्यू नट का? Anyone has seen cashew nut tree? किसी ने देखा है कैश्यू नट का पेड़, देखा है किसी ने? कि नहीं देखा, हमने नहीं देखा है कैश्यू नट? नो सर। कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप लोग, चुपचाप बैठे हैं। देखा है कि नहीं देखा कैश्यू नट का पेड़? नो सर, नो सर, नहीं देखा सर। बताना है ना, देखा है नहीं देखा है। आप लोग इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं आजकल, चुपचाप बैठे रहते हैं।
ये देखिए इस तरीके से, ये है आपका कैश्यू एप्पल, दिख रहा है कैश्यू एप्पल अनराइप। ये दोनों दो कलर का होता है, ये थोड़ा सा येलो भी होता है और रेडिश होता है। कैश्यू एप्पल दिख रहा है, कैश्यू एप्पल यस सर। कैसा लग रहा है देखने में? एप्पल जैसा। ये आपका फ्लैसी थैलेमस है, ठीक है, इसको कैश्यू एप्पल बोलते हैं। और ये नट है, ठीक है, इसके अंदर कैश्यू कर्नल पाया जाता है, ठीक है। लीव्स देखिए आप लोग, लीव्स कैसी होती है, वो वेट शेप की होती है, ओके, थोड़ी सी ग्लैब्रस और पिन्नेटली इसका वेनेशन होता है। और अल्टरनेट मतलब कि लीव्स स्टेम में एक एक मतलब कि अपोजिट नहीं होती, अल्टरनेट इसकी लीव्स होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का ये कैश्यू एप्पल होता है और कैश्यू नट होता है, ओके। तो नाउ जो ब्रांचिंग होती है दो चीजों में डिवाइड होती है, एक है इंटेंसिव ब्रांचिंग और एक है एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। तो इंटेंसिव ब्रांचिंग होती है, वो क्या होता है, वो अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर ग्रो करती है एंड टर्मिनेट्स इनटू पेनिकल, फ्लावरिंग आ जाती है, ठीक है, जो इंटेंसिव शूट ग्रो होती है। और जो एक्सटेंसिव टाइप ऑफ ब्रांचिंग होती है वो क्या 20 to 30 सेंटीमीटर होती है एंड रेस्ट a bud sprouting 5 to 8 centimeter below the apex, further leading growth. This process of growth continues for 2 or 3 years without any flowering. जो एक्सटेंसिव टाइप की ब्रांचेस होती हैं उसमें क्या होता है, वो ग्रो करती हैं बट उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मीन्स इंटेंसिव ब्रांचेस जितनी ज्यादा है उतना फ्लावरिंग ज्यादा है, ठीक है। तो हाई यील्डिंग ट्रीज में क्या है, इंटेंसिव ब्रांचेस 60% होती हैं, लो यील्डिंग में क्या होता है 20% एंड इंटेंसिव ब्रांचिंग होती है, ओके। क्लाइमेट एंड सॉइल, जैसे क्लाइमेट बताया है कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद करता है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है बताइए, हाउ विल यू डिफाइन ट्रॉपिकल क्लाइमेट? The tropical climate may be defined as a climate which is quite a normal type, neither too hot nor too cold, and but tropical climate has quite a ओके, high to low range. जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है आपका, ये क्या है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। टेम्परेचर रेंज इसका होता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक विंटर नहीं होती है, मतलब ठंडी पड़ती ही नहीं है, जैसे कि सब ट्रॉपिकल में ठंडी पड़ती है जो यहाँ का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ती है। और यहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, और ये जनरली इक्वेटर के आसपास लाई करते हैं। तो जो ये है क्या है, 25 से 49 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। और सॉइल क्या है, हर तरीके के सॉइल में ये ग्रो हो सकता है। वाटर लॉग और सलाइन सॉइल
क्या है, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वैरायटीज अगर देखा जाए, कैशियो इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, planting of seedling is not recommended. Various cashew research has released improved clones which are either selection from seedling population or hybrid. They are briefly described table 3। ठीक है, तो इसकी वैरायटीज देखते हैं हम लोग कौन कौन सी है। ये आगे आपके, तो BPP1 है, BPP2 है, BPP3, BPP4, BPP5, BPP6। ठीक है, ये कुछ इसकी वैरायटीज हैं। फिर है वेंगलूरा। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज है, महाराष्ट्र से, वेंगलूरा 1 से वेंगलूरा 5 तक। फिर वैरायटीज तमिलनाडु की हैं, VR1, VR2। फिर है वैरायटी फ्रॉम कर्नाटका, उलाल सीरीज, उलाल 1, उलाल 2। फिर केरला की है आपकी अन्नाकायम 1, BLA 39-4, K21-1। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द वैरायटीज ऑफ कैश्यू नट। इसकी खासियत दी हुई है सबकी, क्या है, आंध्र प्रदेश की कौन सी थी, BPP1। ठीक है, यील्ड दिया हुआ है केजी पर ट्री, नट वेट है और सेलिंग परसेंटेज सारी वैरायटीज की दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो प्रोपोगेशन कैसे होता है, मेनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है। सीड प्रोपोगेशन इज ओनली डन फॉर ब्रीडिंग पर्पस। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है, एयर लेयरिंग है पहला, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, एयर लेयरिंग में प्रॉब्लम है कि ये बाद के फर्दर स्टेज में इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाती है एयर लेयरिंग में। हाँ? और ये क्या है, एयर लेयरिंग बहुत ही जो मुश्किल एयर बडिंग में क्या है, कुछ सक्सेस मिला है रिसेंटली। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग एंड सॉफ्ट फ्रूट ग्राफ्टिंग आर रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल स्केल अडॉप्शन। मीन्स जैसे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग करते हैं इसमें आपका मैंगो में, उसी तरह इसमें भी किया जाता है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग एंड सॉफ्ट फ्रूट ग्राफ्टिंग। मतलब कि तो दिस इज रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल स्केल अडॉप्शन। ठीक है, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कैसे किया था मैं दिखाया था आपको मैंगो में। सिमिलरली इट इज डन इन दिस क्रॉप आल्सो। देन आपका आता है प्लांटिंग जो है 45 सेंटीमीटर जो क्यूब का गड्ढा खोदा जाता है और पर फीट 1 kg of neem cake. Spacing is maintained 7 to 7 meter either way during June, July and planted. In case of seedling, 45 days old seedling are transplanted. Okay. तो ज़्यादातर ट्रीज की जो प्लांटिंग की जाती है दे आर डन इन रेनी सीजन, क्योंकि इस टाइम सर्वाइवल के परसेंटेज हाई होते हैं कंपेयरिंग टू अदर सीजन। तो आफ्टर कल्टीवेशन में क्या क्या है आपका, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो नीचे से ऊपर 2 मीटर हाइट तक क्या है, जितनी ब्रांचेस है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जितनी भी डेड वुड क्रिस क्रॉस ब्रांचेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई इज रिकमेंडेड टू मिनिमाइज लॉसेस। मींस इसको प्रूनिंग कर दिया जाता है ड्यूरिंग जुलाई मंथ में। मैन्योरिंग अगर देखा जाए, मैन्योरिंग जो डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द प्लांट। ठीक है, मेनली क्या कंपोस्ट NPK अप्लाई किया जाता है इसमें। 1 ईयर ओल्ड है तो क्या है, इसमें 10 kg FIM डाला जाता है एक साल में। NPK 50, 25, 25। 2 ईयर्स ओल्ड से 20 हो जाता है 100, 50, 50। 3 ईयर्स ओल्ड में 20 है kg FIM है 150, 75, 75। 4 ईयर ओल्ड में कितना है आपका 30 kg FIM डालते हैं 150 kg NPK। 5 ईयर्स एंड अबव में मतलब फुल्ली ग्रोन ट्री हो जाता है तो
50 kg FIM पर ट्रे डालते हैं एवरी ईयर, 500 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 125 gram of phosphorus and 125 gram of potassium. This is for 5 years and fully grown trees. तो कोकोनट कैश्यूनट ट्री है, ये फ्रूटिंग देता है आफ्टर 3rd to 4th ईयर और फुल बियरिंग स्टेज में 10th ईयर में आ जाता है। मीन्स पहला जो फ्रूट लगता है 3rd या 4th ईयर के बाद लगता है, बट मतलब फुल्ली ग्रोन मतलब के बाद, एंड इसकी जो एज होती है 40 to 50 ईयर्स है। ठीक है, फ्लावरिंग क्या नवंबर से फरवरी तक होता है और इसकी हार्वेस्टिंग मार्च से अप्रैल होती है। तो नट्स होते हैं, इसको क्या करते हैं, दे आर कलेक्टेड एंड ड्राइड इमीडिएटली अंडर सन बाय स्प्रेडिंग इन ए थिन लेयर। If the surface is of cement concrete, drying for 2 full days is sufficient. If the surface is mud, drying for 3 to 4 days is necessary. तो जब ड्राइंग करते हैं सन में इसको नट्स को, तो क्या करते हैं, प्रॉपरली इसको ऊपर नीचे की रेकिंग की जाती है। तो नट्स को 4 दिन से ज़्यादा ड्राई नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी ये कम हो जाती है मॉइस्चर, और जो कर्नल्स को ये डैमेज हो जाता है, जो कैशनट कर्नल होता है इसको डैमेज होने के चांसेस होता है। ओके, यील्ड डिपेंड करता है, एक ट्री से 6 kg टू 6 kg आता है आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये क्या गुड यील्डर है, पर एक ट्री से कितना 6 kg आपका कर्नल्स निकल जाता है। तो कैशनट प्रोसेसिंग, जितने भी आपके प्लांटेशन क्रॉप है, दे रिक्वायर प्रोसेसिंग। ठीक, विदाउट प्रोसेसिंग क्या है, उसको हम लोग नहीं बेच सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप इज रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग में क्या करते हैं, जो नट होते हैं उसको रोस्ट करते हैं। ठीक है, स्लाइड अंडर रोस्टिंग और ओवर रोस्टिंग एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी एंड रिकवरी ऑफ कर्नल। मतलब कि रोस्टिंग को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, प्रॉपर टेम्परेचर और उसको टाइमिंग मेंटेन करना होता है। ज़्यादा रोस्ट कर दिया तब भी दिक्कत है, कम रोस्ट कर दिया तब भी दिक्कत है। ठीक है, इसके अंदर कैश्यू नट शेल लिक्विड होता है, जिसका शेल होता है इसके ऊपर एक लिक्विड होता है, जो कैश्यू नट शेल लिक्विड होता है, इसमें एनाकार्डिक। तो ये आपके हाथ में लगेगा तो हाथ भी आपका जो स्किन जो निकल जाती है, स्किन जो हाथ की काली पड़ जाती है, और ये हीटिंग के टाइम पे काफ़ी फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, जो आँख या नाक में इरिटेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब प्रॉपरली ये आपका मास्क वगैरह और आई प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है ड्यूरिंग द रोस्टिंग प्रोसेस, और हाथ वगैरह में ग्लव्स वगैरह अच्छे से होना चाहिए। So the cashew nuts are roasted by drying under sun for 2 to 3 days when they are lose much of the moisture content. तो ये आपका ट्रेडिशनल में क्या है, तवे में आप डाल के उसको रोस्ट कर देते हैं और क्या है, हिलाते हैं जल्दी जल्दी, पर इससे क्या है, क्वालिटी जो कर्नल्स की निकलती है वो अच्छी नहीं होती है। तो एडवांस मेथड में क्या है, एक कंटिन्यूस रोस्टिंग प्रोसेस, एक ऑयल बाथ प्रोसेस है। 2 तरीके से हम लोग रोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या एडवांस ये प्रोसेसिंग प्रोसेस है। ट्रेडिशनल में क्या है, डायरेक्ट तवा होता है बड़ा सा, उसमें रोस्ट करते हैं, बट इसमें क्या है, दिस प्रिंसिपल अडॉप्ट इन द सिस्टम इज सेम एज इन द केस ऑफ ओपन पैन रोस्टिंग मेथड। दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वॉल और डबल वॉल रोटेटिंग मेटालिक ड्रम। In the case of double wall drum, the smoke or gas produced during roasting escapes through the interspace between the 2 walls of the drum and are collected to sell oil by cooling system. But in case of single wall drum, the gases that escape from the nut during the processing are allowed to escape through chimney. तो 2 तरह का ड्रम होता है, इसमें इसको रोस्ट किया जाता है। एक होता है सिंगल वॉल्ड, एक होता है डबल वॉल्ड। ठीक है,
जो डबल वॉल्ड होता है उसके उसमें क्या है, जो ये स्मोक निकलता है इसको, जो बीच का इंटरस्पेस होता है दो वॉल के बीच में, उससे इसको कलेक्ट कर लेते हैं कंडेंसेशन मेथड से, उसको ऑयल को कलेक्ट कर लेते हैं। बट जो सिंगल वॉल्ड होता है उसमें क्या होता है कि जो उसका फ्यूम्स निकलता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसको बाहर जाने देते हैं, ठीक है, चिमनी के थ्रू। दूसरा होता है ऑयल बाथ प्रोसेस, ठीक है। ये क्या था, ड्राई रोस्टिंग था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या है, ऑयल बाथ प्रोसेस। ऑयल बाथ प्रोसेस में क्या है, इन दिस मेथड द नट्स आर हेल्ड इन ए वायर ट्रे एंड आर पास्ड थ्रू ए बाथ ऑफ cashew shell oil maintained at a temperature of 200 to 202 degrees Celsius for a period of 3 minutes, whereby the shell oil is recovered from the cell to maximize possible extent, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कैश्यू शेल ऑयल होता है, शेल से जो ऑयल निकलता है उसी में इसको 3 मिनट्स तक 200 से लेकर 202 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेंटेन करता है फॉर ओनली 3 मिनट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑयल रिकवरी होती है वो भी अच्छी होती है। इस प्रोसेस में क्या है, यूनिफॉर्म रोस्टिंग ऑफ नट्स एंड एलिमिनेट्स चारिंग ऑफ कर्नल, मतलब कि जलने के चांसेस कम होते हैं। चारिंग मतलब जलना, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म रोस्टिंग होती है और इसमें जो आपका कैशियो नट सेल लिक्विड होता है CnSL जिसको बोलते हैं, वो रिकवरी अच्छी होती है ऑयल बाथ प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज शेलिंग। अब क्या है, आफ्टर रोस्टिंग शेलिंग इज डन बाय लेबर, ठीक है। Each nut is placed edgewise and cracked open with a light wooden mallet and the kernel extracted with or without the help of wire prong। तो एक वुडन मतलब कि लकड़ी का हैमर जैसा होता है जिसको मैलेट बोलते हैं, उससे मार के इसको धीरे से निकाला जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि अंदर का जो कर्नल होता है कैश्यू का वो टूटे ना। टूट जाने से क्या होती है, इसकी मार्केटिंग क्वालिटी बेकार हो जाती है, इसका प्राइस कम हो जाता है। तो होल नट का प्राइस ज़्यादा मिलता है और आपने अगर बाजार में देखा होगा तो ब्रोकन नट्स होते हैं उसके प्राइस कम होती है, ठीक है। पीलिंग करते हैं फिर जो कर्नल होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है थोड़ी सी लाइट रेडिश कलर की, उसको क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ thin outer layer skin is done by hand with the help of safety pin or small peeling is made easier when the conducted to heat treatment for about hours in a drying chamber। तो थोड़ा सा उसको अगर ड्राइंग कर लेंगे 4 आवर्स के लिए तो उसका जो पील होता है वो निकालना आसान होता है। तो बाजार में पील्ड भी मिलता है और अनपील्ड भी मिलता है। अनपील्ड का रेट जो होता है कम होता है और पील्ड का रेट जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। After peeling, the kernels are spread out indoor on cement flooring so that they may absorb some moisture and become less brittle, ठीक है। तो इसका मॉइस्चर जब ड्यूरिंग रोस्टिंग प्रोसेस इसका मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है, मतलब टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कुछ देर के लिए इसको स्प्रेड कर दिया जाता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और मतलब कि टूटे ना, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है, 1 पाउंड में कितना कर्नल अटता है उसके बेसिस पे। 1 पाउंड में आपको 453 ग्राम होता है, ठीक है। इसको LB बोला जाता है। 6 ग्रेड्स में इसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। जो हाईएस्ट ग्रेड होता है 210, मतलब 1 पाउंड में ओनली 210 कर्नल्स आएंगे। फिर 240, 280, 320, 400, 430, ठीक है। तो ये आपके 6 ग्रेड्स हैं। तो ग्रेड कर्नल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी फुल्ली डेवलप्ड आइवरी वाइट इन कलर एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट डैमेज एंड ब्लैक और ब्राउन स्पॉट, ठीक है। द ब्रोकन इन कलर एंड फ्री फ्रॉम द ब्रोकन एंड स्प्लिट कर्नल आर देन सेपरेटेड एंड क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एंड स्क्वाश पीसेस, स्प्लिट्स बट्स स्मॉल पीसेस एंड ईच इज ग्रेडेड सेपरेट, ठीक है। मतलब कि इसके जो कर्नल्स जो टूट जाते हैं या थोड़े से अच्छे नहीं रहते हैं उसको अलग अलग ग्रेडिंग करके उसकी मार्केटिंग अलग से होती है, ठीक है। तो उसका प्राइस जो है जनरली कम होता है। टेस्ट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, ये बस अपीयरेंस में वो देखने में छोटा होता है, ठीक है। पैकिंग फिर कैसे करते हैं, पैकिंग जो है जो टिन में पैक करते हैं उसका एयर का अंदर क्या है, अंदर के एयर को निकाल लिया जाता है एंड उसमें CO2 डाल के
एयर सील कर दिया। CO2 क्या करता है, प्रिवेंट रेस्पिरेशन वगैरह प्रिवेंट करता है, और उसका सेल्फ लाइफ जो है उसकी कीपिंग क्वालिटी को एनहेंस करता है। फिर आपका आता है टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग में क्या है आपका, तो डायरेक्ट सीड से प्रोपोगेट किए हैं और उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि उसके ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं हम लोग, जो अच्छी वैरायटियां हैं उसको ग्राफ्ट करके पूरे ऑर्चार्ड को सेम टाइप का वैरायटी से मतलब कि टॉप वर्किंग की जा सकती है। इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर के पेड़ को काट देते हैं, ठीक है, और लेफ्ट ग्राफ्टिंग करके नया जो ग्राफ्ट लगा देते हैं, ठीक है। और जो कट पोर्शन है इसमें बोर्डियस मिक्सर लगा के प्रिवेंट करते हैं फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज। प्लांट प्रोटेक्शन में आपका 3 चीजें हैं, स्टेम बोरर, टी मॉस्किटो बग एंड डाई बैग और पिंक डिजीज, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, टी मॉस्किटो बग टी में नहीं होता है, कैशू नट में होता है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए। टी मॉस्किटो बग इज ए इंसेक्ट पेस्ट, ऑप्शन में टी आएगा, कैशू आएगा, कोकोनट गैरिकनट आएगा, तो आपको कैशू नट टिक करना है, ठीक है। और टाई बैक और पिंक डिजीज होती है, ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट है, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट नट। तो हम लोग देखेंगे कैशू नट की प्रोसेसिंग होती कैसी है। ओके, तो ये आपकी कैशू नट की एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें आपका तो हाउ कैशू नट Today in this video, we will learn about a very southeastern crop, barefoot seen outside. तो आप देख सकते हैं इसके और चार्ट हैं कैशू नट के। तो कैशू एप्पल के 2 कलर में पाए जाते हैं जनरली, ये येलो भी होता है और रेड स्किन भी होता है, ठीक है। तो जब पेड़ से पक के गिर जाता है ये, तो इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। और जो ये इसके कर्नल्स होते हैं, इसको सेपरेट कर लिया जाता है आपका कैशू एप्पल से। तो कैशू एप्पल होता है, ये यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ जूस के लिए बन सकते हैं, और एक बेवरेज बनता है इसका। ये देखिए आपका इसमें विनियर ग्राफ्टिंग की जा रही है। जो इससे ड्रिंक बनती है उसको क्या बोलते हैं, फेनी, FENI, फेनी बनती है। अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है कैशू नट एप्पल से, दैट इज कॉल्ड फेनी, ओके। ये भी पूछा जाता है, फेनी इज मेड फ्रॉम कैशू नट एप्पल।
थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रोसेसिंग के बाद फास्ट हैमर से तोड़ा जा रहा है, ठीक है। रोस्टिंग के बाद ये क्या है, लेबर से क्या करते हैं, वुडन वैलेट जो होता है उससे एक एक करके तोड़ते हैं। ओके, तो दो प्रोसेस से रोस्टिंग होती है। एक प्रोसेस क्या है, ड्राई रोस्टिंग, एक है जो कैश्यू नट सेल लिक्विड में ही इसको रोस्टिंग कर देती है। मशीन भी बनाई है थोड़ी सी, उससे इसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। देखिए देखिए प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, ग्लोव्स वगैरह सब, मास्क यूज कर रहे हैं, जिससे कि जिसके फ्यूम्स वगैरह ना जाए। देखिए मशीन भी डेवलप की इन लोग ने इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देखिए इसके ऊपर एक लेयर है, आप लोग देख सकते हैं, कैश्यू नट के ऊपर जो लेयर होता है लाइट रेडिश कलर का, उसको भी फर्दर रिमूव करता है। देखिए दे आर रिमूविंग, एक तरफ उस साइड क्या रेड कलर का, यहाँ पे व्हाइट कलर का हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो दिस लेयर क्या है, थोड़ा सा ड्राइंग करने के बाद इसको किया जाता है, लेयर को रिमूव किया जाता है। रेडिश लेयर का जो एक टेस्टा जो होता है इसको रिमूव करके रखते हैं। देखिए ये देखिए, ये जो है ये लेयर्ड वाला है, रेडिश कलर का लेयर दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर। और उसके बाद इसको रिमूव करके आप लोग क्या नाम है, रिमूव कर देते हैं लेबर्स विथ हैंड, ठीक है, एक एक करके। तो इसकी ग्रेडिंग होके ये पैकिंग हो जाती है अपने से, ठीक है। 6 ग्रेड होते हैं इसमें, ठीक है। 1 पाउंड में कितना आपका अट रहा है, ठीक है। जितने बोल्ड नट होते हैं वो क्या है, एक ग्रेड में है। उसके बाद धीरे धीरे उसके साइज they are removing manually also.
दूसरा बनता है इसका प्रोसेस प्रोडक्ट है फेनी, जो बनता है इससे कैशू नट एप्पल से, उसका प्रोसेस दिया हुआ है। Okay? What do you think this is? मटन। ये मटन नहीं है, ये वेज। This is the process of making fenny. Juice from cashew fruit is the one ingredient in fenny, a rare liquor made only in this part of the world. This family is one of the few still using techniques that date back to the 1500s. While some brands are pushing to bring fenny to the mainstream, these farmers found a way to stay in business by hand-making small batches and selling locally. We visited Goa, India, to see how this centuries-old tradition is still standing. The Gaunkar family searches their land for fallen fruits every morning. The fruits fall when they're ripe. They use a wooden stick with a needle at the end to pick up each cashew fruit. Drupadi Gaunkar is the matriarch of the 100-year-old family operation. She's been making fenny for 60 years and took over the business after her husband passed away. माझ्या सगळ्या गोयचा तिथे लोक कोणाला बरं केलं खरं बरं ते अजून बरं कसा बरं अशी म्हणतात लोक उभं राहिलं आता बरोबर. During fenny season, from March to April, her children and grandchildren help out. After filling around 8 buckets in an hour, they take out the seeds. One by one, the family separates the cashew fruit from the cashew nut. They sell the raw cashews to factories that roast and package them. Then it's time to juice. Santosh Gaunkar puts on mining boots. The hard soles get more juice out of the fruits. He grew up helping his mother on the farm and has been doing this full time for 25 years. मेरे अंदाज से पूरा पहले से स्टार्ट होने लगता है. Little by little, he stomps away. The family used to use a big wooden stick for this step, but they eventually found that stomping with their feet was more effective. It can get slippery, so Santosh holds on tight for balance. Juicing a full vat of cashew apples takes about an hour, and in the 100-degree heat, it can be exhausting. मेहनत का काम है, लेकिन आदमी मेहनत किया ना और थोड़ा फ्रेश रहता है बाद में और थोड़ा नींद भी अच्छा आता है रात शाम को. During breaks, they get fresh cashew fruit juice that you can't find in stores. It has a shelf life of just 1 day. Then, Santosh piles the last bits of fruit into a mound. He wraps it with a rope and drags a few rocks on top to squeeze out every last drop of juice. They leave the fruits like this overnight. Machines would speed up this process, but it's not an option for this family. लोग मशीन नहीं ला सकते ना, और हम लोग गरीब कैसे हम लोग कैसे पाँव से ये कर. Plus, says handmade fenny tastes better. इसमें मशीन में पतरे का है लगता है, जंग लगता है. वो जंग माय पतरे का उसमें दारू नहीं मिलता है, और इसमें वो Uses cattle feed. Bucket by bucket, they filter out any pulp fibers through a cloth. Then the juice sits to ferment for 2 or 3 days. They transfer it into a copper drum. Meanwhile, Drupadi prepares to seal the drum by dousing a piece of cloth in mud. The mud comes from nearby ant hills.
The ants and snakes that live in these mounds refine the soil, which makes it better for sealing the tanks. और इसमें पत्थर ज्यादा यूज नहीं होते, ज्यादा होता नहीं, वो देता नहीं, खाली मट्टी रहता है. ये डिस्टिलेशन कर रहे हैं इसको फर्मेंटेशन के बाद. They are The doing group the of these distillation wraps the process. clay-covered cloth around the by openings distillation to क्या होता है, ensure ये no जो air इसकी escapes. अल्कोहल कंटेंट होता है जो उसके साथ सारा निकल के एक जगह कलेक्ट हो जाता है. She So lights a that fire is to finally heat the the fanny juice, pro. using wood harvested from their land. It burns for around 8 hours. Steam passes through the pipe and into a tank filled with water. It cools down the vapor, and a slow stream of orak comes out the other end. Orak is a less alcoholic beverage that the family sells when there's demand. Otherwise, they put it back into the copper pot and distill it for another 7 to 8 hours. Once it reaches the right temperature, it's Feni, with 40 to 45% alcohol. They also test it by looking at the bubbles, which should be big and spread apart slowly. The family learned this through decades of experience and close observation. फेनी का मतलब क्या है, उसमें प्रोसेस है प्योर रहता है. वो दूसरा क्या दारू निकाल दो उसमें कुछ केमिकल ये सब मिक्स करता है. They make 175 liters of Feni every season and usually sell all of it to local buyers. But business today looks a little different than it used to. People in nearby villages have moved to bigger cities for work, so fewer people come by to drink Feni. घेता ले म्हणजे दिसा कितें तुगेले 2-3 रुपया कपून कितें इफेक्ट जाता न्हू आतां तें बाबा. The family brings in around 50,000 Indian rupees, or nearly $700 in a season. And their operation probably won't be getting any bigger, since buying more land can be expensive. The government auctions off trees to the highest bidder. पहले क्या गरीब लोग के पास अब पैसा नहीं रहता ना उसको बोनी लगाने के लिए. जो पैसा रहेगा उसको बोनी मिलेगा वही उन लोग को मिलता है. इसलिए वो लोग ज्यादा लोग कम हो गया. Meanwhile, other Feni makers in Goa are looking to expand the market and popularize the drink. A brand called Kazulo draws in locals and tourists with a tasting room and distillery tours. Basically, when you step out from here, you are baptized into a new faith. One of the tour's big attractions is the underwater aging technique. Workers have to dive in the water to pull out aged bottles of Feni. We have Feni that has been resting for more than 2 years so that the flavors mellow down, but under whole technique used by the Georgians for wines. Kazulo gets its Feni from local farmers who hand make it in the traditional way, just like the Gaonkar family. Some of these methods date back to at least the 1500s, when farmers in this region used to make liquor from coconut palm sap, called toddy. Our ancestors had this thought where और चीज इसका प्रोडक्ट होता है दैट इज कैश्यू नट सेल लिक्विड. ओके, इसमें क्या होता है, CnSL होता है जो जब प्रोसेस होता है उस टाइम जो ऑयल निकलता है दैट इज नोन एज कैश्यू नट सेल लिक्विड. ओके, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है देखिए. जो शेल होता है क्या होता है, जब उसका कर्नल्स निकाल देते हैं तो उसको उससे जो है क्रश करके ऑयल निकाल लिया जाता है. ठीक है, और जब प्रोसेस करते हैं जो मतलब कि लिक्विड बात में उस टाइम भी सेल निकलता है. देखिए ये आपका कैश्यू नट सेल लिक्विड है रॉ फॉर्म में,
बाद में इसको रिफाइन करके डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। ओके, ओके, तो आप लोग, तो टुडे कैसियो वाज फिनिश्ड। कैसियो से क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम कैसियो? निशात आलिया, what are the different products we get from cashew nut? बेवरेजेस बन जाते हैं जो उसका एप्पल जो होता है उससे। क्या? Your voice is not clear. निशात बताइए। सर जूस सिरप्स बनते हैं सर, बीवरेजेस मिल जाते हैं सर। बटर। क्या बोलते हैं जो उसका बेवरेज का नाम क्या है? फैनी फैनी फैनी। फैनी जो कैश्यू नट, ये कैश्यू एप्पल से बनता है, वो गोवा का प्रोडक्ट है जो अभी दिखाया मैंने वीडियो, दैट इज नोन एज फैनी। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक बाई प्रोडक्ट हो गया कैश्यू नट सेल लिक्विड CNSL। ठीक है, एक तो आपका कैश्यू जो कर्नल्स है वो तो आपका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कैसे की जो प्रोसेसिंग होती है वो कितने टाइप की होती है? जो रोस्टिंग करते हैं, कितने टाइप की रोस्टिंग होती है? रोस्टिंग प्रोसेस जो होता है कैश्यू नट प्रोसेसिंग में, हाँ, ट्रेडिशनल रोस्टिंग होता है, एक होता है, हाँ, तो एक तो ट्रेडिशनल रोस्टिंग होता है, कंटिन्यूस ड्राई रोस्टिंग होता है, एक ऑयल बाथ है। ऑयल बाथ में क्या होता है कि जो कैश्यू नट सेल लिक्विड है वो रिकवर हो जाता है, मतलब कि उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ड्राई रोस्टिंग में दो टाइप का ये ड्रम होता है, एक होता है सिंगल वॉल्ड, एक होता है डबल वॉल्ड। सिंगल वॉल्ड में जो फ्यूम्स से उड़ जाता है जो उसका ये ऑयल होता है, लिक्विड जो होता है, पर डबल वर्ल्ड में क्या होता है, कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट हो जाता है, क्या है, CNSL कैश्यू नट सेल लिक्विड। ठीक है, ये क्या नाम है, और भी रीजन में होता है, त्रिपुरा वगैरह में भी इसका थोड़ा कल्टीवेशन होता है। तब मैं उधर पे कुछ पेड़ थे, तो क्या करते थे, जब बंदर वगैरह थे वहाँ, क्या है, इसका एप्पल को खा लेते थे, नट को नीचे फेंक देते थे, नट को नहीं खा पाते थे क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, मुंह को जला देगा डायरेक्ट, मतलब कि खाने से। तो आई ऑल्सो ट्राइड प्रोसेसिंग दिस, तो बहुत ही मतलब कि टफ होता है प्रोसेसिंग। कभी क्या होता है, ज्यादा जल जाता है, अंदर काला हो जाता है, कभी कम जलता है। और हाथ अगर मतलब कि ग्लोव्स वगैरह यूज नहीं करेंगे तो ये उंगली की जो चमड़ी होती है काली हो जाती है, निकल जाती है। और इसका एप्पल जो होता है उसको भी, जिसका जूस है, जूस पी सकते हैं, बट ज्यादा पीने से भी माउथ का जो लेयर होता है निकलने लगता है। मीन्स अराउंड 5 to 10 फ्रूट्स का जूस आप पी सकते हैं, बट ज्यादा एक्सेस पियेंगे तो जिसमें एनाकार्डिक एसिड होता है वो क्या होता है, फिर माउथ का जो म्यूकस लेयर को ये रिमूव करने लगता है। एंड कैश्यू इज कॉस्टली बिकॉज प्रोसेसिंग इसकी काफ़ी टफ होती है, और ये एक पेड़ में ओनली 5 to 6 kg ही प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई द कॉस्ट ऑफ कैश्यू इज वेरी हाई ड्यू टू, मतलब कि कम यील्ड एक तो है, मान लीजिए कितना 5 to 6 kg है, प्लस उसकी प्रोसेसिंग में बहुत ही मेहनत लगती है। देखिए वेरियस स्टेप है, लेबर, उसके लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। एक कैश्यू नट को पहले निकालना पड़ता है उड़न मेले से तोड़ के, उसके बाद उसके ऊपर जो एक जो लेयर होती है रेडिश कलर की, उसको भी रिमूव करते हैं मैनुअली। तो मैनुअल लेबर का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वाई द कॉस्ट इज हाई।
तो आपका प्लांटेशन क्रॉप में और उसके बाद आप ट्री एंड रबर, 3 मोर प्लांटेशन क्रॉप है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे 1 by 1. ठीक है, ओके, थैंक यू. इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क. सर सिलेबस कब कैश्यू तक नट, आएगा? सिलेबस तो जो ये लास्ट वीक तक पढ़ाया था वहाँ तक, अब इस वीक से नहीं आएगा. ठीक है, ओके सर. लास्ट मतलब वीक आपने तक जो भी पीडीएफ डाल दी सिलेबस है? कवर किया है वहाँ तक आएगा. हाँ, ऑलमोस्ट सारे मैंने अपडेट कर दिए हैं पीडीएफ. तो वो लास्ट वीक के ही थे, इस तो वहीं तक आएगा मतलब? 05 के हाँ हाँ वहीं तक है. और 402 का एक आध पीडीएफ बचा हुआ है, वो मैं अपलोड कर दूंगा. ओके सर. ओके, थैंक यू.